आज सबसे पहले लेकिन पाकिस्तान की फिक्र बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के झूठे पीएम शहबाज और नकली जांबाज आसिम मुनीर का सत्य से सामना करा देते हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन हमले में भारत के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 को नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले कहा था कि उसके ड्रोन हमले में आदमपुर एयरबेस का रनवे तबाह हुआ। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले यह भी कहा था कि उसके अटैक में आदमपुर बेस पर तैनात फाइटर जेट नष्ट हो गए। पाकिस्तान ने अपनी हार छिपाने के लिए किस कदर झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है, आज ये फैक्ट चेक खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर कर दिया। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के बड़बोले एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने आदमपुर बेस के बारे में जो कुछ भी झूठ बोला, पीएम मोदी ने उसे सच की लकीर से काट दिया। पाकिस्तान को यकीन ना हो तो आदमपुर बेस से वायरल ये 3 तस्वीरें उसकी आंखें खोल देंगी। मंच पर पीएम मोदी वायुसेना के वीरों को सलामी दे रहे हैं, उनकी वीरता को सैल्यूट कर रहे हैं और पीछे शान से खड़ा हुआ दिख रहा है भारत का आसमानी रक्षक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरी तस्वीर भी पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए। मंच पर पीएम मोदी जवानों को संबोधित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उनके ठीक पीछे MiG-29 सीना ताने खड़ा है। ये वही MiG-29 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर और कराची में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। यानी बड़े नुकसान की बात तो जाने ही दीजिए। आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान हल्की सी खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। सब कुछ पहले के जैसा है और पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो वायुवीरों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। पाकिस्तान के एक झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती इस बार डायरेक्ट पीएम मोदी ने कर दी है। पीएम मोदी ने आदमपुर बेस पहुंचकर भारत के सत्य से पाकिस्तान के झूठ को लॉक कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी हार छिपाने के लिए आदमपुर बेस को लेकर जो फेक न्यूज फैलाई, जितने भी प्रोपेगेंडा किए, पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर एक झटके में उन सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर फैक्ट चेक वाला प्रहार कर दिया है। पाकिस्तान के झूठ वाले रडार पर आदमपुर बेस की बैक टू बैक कई तस्वीरें दिखाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जब हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर कई गुना बढ़ाने वाली पीएम मोदी की ये चेतावनी हम आपको आगे सुनवाएंगे। उससे पहले आप आदमपुर बेस का वो वीडियो देखिए जिसमें भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है, जिसमें वंदे मातरम की गूंज से पाकिस्तान परेशान है और जहां का जोश हाई देखकर मुनीर और शहबाज बेचैन हैं। माता की जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके आए सर, हमारा मॉडल बहुत हाई है। ये सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट। तो अब समय है पाकिस्तान के झूठ को फिक्र की कसौटी पर परखने का। आदमपुर एयरबेस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पंजाब में है। भारत के इस एयरबेस के बारे में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने पहला झूठ ये बोला था कि उसके ड्रोन अटैक में आदमपुर एयरबेस का रनवे तबाह हो गया, जबकि सच ये है कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल है।
आज पीएम मोदी का वहां पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आदमपुर एयरबेस पर उनके वीवीआईपी प्लेन की लैंडिंग पाकिस्तान के इस झूठ पर करारा जवाब है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर दूसरा बड़ा झूठ ये बोला कि उसने यहां तैनात S-400 को हिट किया था, नुकसान पहुंचाया था। जबकि सच ये है कि S-400 सिस्टम यहां पूरी तरह सुरक्षित है, परिचालन में है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ है। और उल्टे यही S-400 अब पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर तीसरा बड़ा झूठ ये बोला कि उसने यहां तैनात भारत के रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। जबकि सच ये है कि यहां तैनात रडार सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर चौथा बड़ा झूठ ये बोला कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों में यहां तैनात कई भारतीय फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। जबकि सच ये है कि एक भी फाइटर जेट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर से फाइटर जेट की उड़ानें आज भी जारी हैं और यहां से MiG-29 फिर से उड़ान भरकर पाकिस्तान के लाहौर और कराची को जब चाहे एक ऑर्डर पर टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर पांचवा बड़ा झूठ ये बोला कि उसके हमले में आदमपुर बेस पर तैनात 60 वायुवीर शहीद हो गए हैं। जबकि ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा भ्रम है। सभी वायुवीर सुरक्षित हैं और आसमानी युद्ध में पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटाने को बेचैन है। आदमपुर बेस को लेकर अब आपको पाकिस्तान का यही झूठ बाकायदा वीडियो सबूत के जरिए दिखाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ था कि उसने आदमपुर बेस के मॉफ वीडियो जनता को दिखाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल औरंगजेब ने S-400 के नुकसान का दावा ऐसे ही एक वीडियो को दिखाकर किया था। उस समय बड़े गर्व से झूठ बोला था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। जबकि सच्चाई क्या है, ये पाकिस्तान को आज पीएम मोदी ने उसी आदमपुर बेस पर जाकर दिखाया। S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये संदेश सीधे इस्लामाबाद तक गया। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती वाली कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी वीडियो प्रमाण हैं जो झूठे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की झूठी शराफत को भी आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत के शहरों को टारगेट करने का दावा किया था, जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को हिट किया है, नुकसान पहुंचाया है। मतलब पाकिस्तान ने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। वो भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद भी झूठ वाली फैंटेसी में जी रहा है और बजाय ये कबूल करने के कि भारत के हमलों में उसके कितने एयरबेस तबाह हुए, वो भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के फर्जी दावे कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान ने आज तक नहीं कबूला कि 1965 की जंग वो भारत से बुरी तरह हारा था। 1971 की जंग में पाकिस्तान फौज के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। करगिल की जंग में भी मुशर्रफ की शर्मनाक हार हुई थी और अब 2025 की जंग भी वो बुरी तरह हार चुका है। वैसे आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जमकार वाली धुलाई इसी आदमपुर बेस से तसल्ली बख्श तरीके से कर दी। यहां पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान को सबक देने वाले उनके संबोधन के मायने क्या हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। अब पाकिस्तान साजिश करता है तो सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर होगा। यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकी चैन से रह सके। मतलब साफ है, भारत की रेंज में पाकिस्तान के सारे शहर हैं। इसका सबूत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा भी है। पीएम ने कहा कि भारत में खून बहाने का अंजाम विनाश और महाविनाश होगा। इसमें भी पाकिस्तान के लिए कड़ा मैसेज है। आतंकवादी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई फिर होगी और पाकिस्तान की कल्पना से परे जाकर होगी। भारत माता की आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का
एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब हम आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की एक ऐसी दमदार तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे गौर से देखने के बाद निश्चित ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। आदमपुर एयरबेस से वायरल पीएम मोदी की यह तस्वीर न सिर्फ बहुत खास है बल्कि पाकिस्तान को कई बड़े संदेश भी साफ दे रही है। आप जरा पीएम मोदी की कैप को ध्यान से देखिए। उन्होंने जो कैप पहना है उस पर त्रिशूल बना हुआ है और त्रिशूल के ठीक नीचे बाज की प्रतीकात्मक तस्वीर है। आप कहेंगे कि इसमें क्या विशेष है, तो ये बहुत विशेष है क्योंकि पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनी थी। उनका वेस्टर्न कमांड की कैप पहनना पावरफुल स्टेप है क्योंकि ये कैप एक सैन्य प्रतीक ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा की ताकत, वायु वीरों की बहादुरी और दुश्मन देश के विरुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देश के जितने भी लोग ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड के योगदान के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचाने में इसी कमांड की विशेष भूमिका थी। वेस्टर्न एयर कमांड भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण कमांड है जो पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हवाई संचालन का नेतृत्व करता है। इन राज्यों के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं और पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनकर संदेश ये दिया कि वायुवीरों के साथ लीडरशिप सीना तान कर खड़ी हुई है। और पाकिस्तान के लिए संदेश ये था कि भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाकू विमानों से मिसाइलें लॉन्च करके गोली का जवाब देने को तत्पर है। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के भय का इतिहास बहुत पुराना है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने 1965 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसकी कहानी यह है कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और लुधियाना एयरफोर्स स्टेशन के क्षेत्र में अटैक किया था, जिसके बाद भारत की वायुसेना ने अपनी शक्ति दिखाई थी। इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। इस हमले के अगले दिन 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर और पठानकोट में अपने 135 विशेष कमांडो भी पैराशूट से उतारे थे। उस वक्त आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से जवानों ने ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता हिल गई थी। 135 में से सिर्फ 10 कमांडो ही पाकिस्तान वापस लौट पाए थे, बाकी मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए थे। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर ये तो बता दिया कि पाकिस्तान का हमला भारत ने नाकाम किया था। आदमपुर एयरबेस पहले की तरह आज भी सुरक्षित है, लेकिन सवाल तो पाकिस्तान के उन 9 एयरबेस का है जिसे भारत की मिसाइलों ने तबाह कर दिया। क्या पीएम मोदी की तरह शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी अपने इन एयरबेसेस पर जाकर वहां का सच दिखाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? वैसे आज यही सवाल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने डायरेक्ट पाकिस्तान से पूछ लिया। पीएम मोदी के आदमपुर बेस पर जाने के कुछ देर बाद ही ओवैसी ने एक पोस्ट लिखा और शहबाज के साथ साथ मुनीर को एक चैलेंज दिया। उन्होंने पूछ लिया कि क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने उधार के चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? ओवैसी ने इस एक पोस्ट से आज फिर पाकिस्तान को छलनी छलनी कर दिया। 19 शब्दों में रहीम यार खान बेस की तबाही याद दिलाकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। दरअसल ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि भारत के हमलों में पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। नुकसान इस कदर हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान एयरबेस पर भारत के भीषण अटैक के कारण रनवे पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था। अब यहां मरम्मत का काम तेज है और दुनिया ये तबाही देख न ले, इसलिए पाकिस्तान की फौज बहुत कम और विश्वसनीय लोगों को ही यहां पर एंट्री दे रही है।
खैर, ओवैसी पाकिस्तान की जमकर धुलाई तभी से कर रहे हैं जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। धर्म पूछकर आतंकियों ने 26 लोगों को गोली मारी थी। तभी से ओवैसी के कई तीखे बयान इस्लामाबाद तक वायरल हैं। ओवैसी के INS वाले अवतार की पहली झांकी ये बयान था, जिसमें उन्होंने शब्दों से मिसाइल दागते हुए ये कहा था कि हमारी सरजमी पर आकर मजहब पूछकर मारेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। फिर कहा, लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। फिर बोले, इस बार घर में घुसकर मारना मत, POK में घुसकर बैठ ही जाना। 7 मई को ओवैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 9 मई को पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क कहा। फायर ओवैसी ने पाकिस्तान में इस पूरे 21 दिन तक ऐसी आग लगाई कि पाकिस्तान बौखला गया। और फिर ओवैसी को लेकर वहां के कट्टर मौलानाओं ने वही पुराना घिसा पिटा मुस्लिम कार्ड चल दिया। और मजे की बात यह है कि इस मुस्लिम कार्ड को भी ओवैसी ने भारत प्रेम से धोकर रख दिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ये तो ये कोई गली का गुंडागर्दी है। अरे मेरे पास हथियार है, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं वो इस्तेमाल करूंगा। अरे भाई, गुंडे में और एक कंट्री में फर्क होता है ना। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। रॉयटर्स ने मैक्सर टेक्नोलॉजीज के सौजन्य से कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें पाकिस्तान के 3 एयरबेस में तबाही साफ दिखाई दे रही है। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। पहली हाई क्वालिटी तस्वीर पाकिस्तान के कोकाबाद में शहबाज एयरबेस की है। इसमें भारत की एयर स्ट्राइक में एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये शहबाज बेस है। ये पहले की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पहले की तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इंटैक्ट दिखाई देती है बिल्डिंग। और उसके बाद जो अब की तस्वीर है, उसमें हमने आपको ये सर्कल कर कर दिखाया है। वही जो इमारत है, उसमें यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा नुकसान दिखाई देता है। यानी यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई उसका असर दिखाई देता है। ये जो तस्वीरें हैं वो मैक्सर टेक्नोलॉजीज के जो मैप्स हैं, उसके सैटेलाइट से उसके जरिए जारी की गई है। ये रॉयटर्स ने जारी की है। यानी एक निष्पक्ष और तीसरे पक्ष की तरफ से जारी की गई तस्वीर है। बोलारी एयरबेस, भारत के एयर स्ट्राइक में कैसे तबाह हुआ पाकिस्तान का ये एयरबेस, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए पहले की तस्वीर, और आपको देखिए इस सर्कल में ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त इंटैक्ट दिखाई देती है। ये पहले की तस्वीर है। लेकिन उसके बाद देखिए वहां उस तस्वीर में आपको साफ दिखाई देगा कि यहां पर, ये देखिए यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। और ये साफ तौर पर दिखता है इस इमारत में यहां पर एयर स्ट्राइक होने की वजह से इस पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। तो ये साफ तस्वीर दिखाती है कि किस तरह का असर हुआ भारत की एयर स्ट्राइक का। इसके बाद एक और तस्वीर है, जो तीसरी ये तस्वीर है, वो देखिए सुक्कुर एयरबेस, यहां कैसे तबाही हुई। देखिए ये भी साफ तौर पर दिखता है। ये पहले की तस्वीर है जहां पर आपको ये 2 इमारतें दिखती हैं। ये पूरा जो बिल्डिंग है वो दिखाई देती है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इंटैक्ट है इस वक्त। और देखिए उसके बाद आप जब उस तस्वीर को देखेंगे, उस तस्वीर में आपको साफ तौर पर उस स्ट्रक्चर के बीचों बीच दोनों इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वो साफ तौर पर दिखता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर बेनकाब करती हैं। हम आगे आपको पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा दिखाएंगे। हार में भी हैप्पी पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से आए एक वीडियो को आप देख लीजिए। आज शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। जवानों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का चीफ कमांडर शाहिद कुट्टे भी शामिल था। उसके अलावा लश्कर आतंकी अदनान सैफी डार और आमिर अहमद डार को भी जवानों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ से पहले खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और एक इलाके में छिपे इन तीनों आतंकियों को घेर लिया। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद ये तीनों आतंकी मारे गए। लेकिन सबसे ज्यादा गर्व करने वाला ये वीडियो है, क्योंकि आतंकियों के खात्मे के बाद वीर जवानों ने वहीं पर भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसकी गूंज जरूर POK से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दी होगी। अब जरा पाकिस्तान की आवाम की फिक्र करते हैं, क्योंकि झूठ की अफीम खाकर इन दिनों वो बदहवास है। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने अपनी आवाम को ऐसा नशा करवा दिया है कि वो अपनी बर्बादी में झूम रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से अजूबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा पाकिस्तान है। हार में हैप्पी रहने वाला पाकिस्तान, वो इन दिनों अपनी बर्बादी पर तालियां पीट रहा है। अपने एयरबेस तबाह होने पर ढोल बजाकर नाच रहा है। मसूद के परिवार के खात्मे पर मिठाइयां बांट रहा है और उसके कई सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो विजयी जुलूस निकाल रहा है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान हार गया,
सवाल यह है कि पाकिस्तान इस हार को सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आपको याद होगा मार्च 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया था। उस वक्त कई लोगों ने इस रिपोर्ट को मजाक बताया था, लेकिन पाकिस्तान की ताज़ा तस्वीर देखकर ये लगता है कि वो रिपोर्ट सही थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार ने अपनी जनता पर नैरेटिव की मिसाइल दागी। जीत के झूठे नैरेटिव का ही परिणाम है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जा रहा है। जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। ये वीडियो पाकिस्तान के पेशावर का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोग हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जिस मुल्क की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई हो, उसका इस तरह से अपनी बेइज्जती पर डांस करना किसी को भी हैरान कर सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बाकी इलाकों से सामने आई हैं, जहां पाकिस्तान की बर्बादी के मलबे पर झूठी शान और फर्जी जीत का जुलूस निकाला जा रहा है। कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान उसे जूते पहनाकर दौड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। दौड़ तो इन दिनों जनरल मुनीर भी लगा रहे हैं। वो पाकिस्तान के उन तमाम अस्पतालों में जा रहे हैं जहां उनके घायल जवानों का इलाज चल रहा है। उन जवानों का हाल पूछते जनरल मुनीर के कई वीडियो वायरल हैं। किसी जवान के हाथ पर गहरी चोट लगी है तो किसी का पैर जख्मी है, लेकिन मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि वो जीत गए। यानी जो पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता रहा है, अब उसने झूठ के कारखाने भी खोल दिए हैं। जबकि सच ये है कि 7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 100 से ज्यादा आतंकियों को उनकी कब्र में पहुंचा दिया, यहां तक कि मसूद अजहर के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के 9 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, 3 एडवांस रडार सिस्टम को मिटा दिया, चीन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया, तुर्की से मिले ड्रोन हवा में ही खाक कर दिए। 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उसके कई घायल सैनिक अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में इंडियन एयरफोर्स ने तबाही मचाई, वहां लोग मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और एक दूसरे को फूलों की माला पहना रहे हैं। शायद ये सब हैप्पीनेस इंडेक्स की अगली रिपोर्ट में आने के भारत से ज्यादा खुशहाल दिखने के लिए किया जा रहा हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हार को अपना हक और तबाही को अपनी ताकत मानता है, इसीलिए अपनी बर्बादी पर मुंह मीठा करना उसे अजीब नहीं लगता, बल्कि ये उसकी परंपरा का हिस्सा है। 1971 में जब 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, तब भी पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं हारे हैं। 1965 में जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई तो उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी किताबों में इसे खुद की जीत ही बताया। फिर बारी आई 1999 में हुए करगिल युद्ध की। इस युद्ध में करारी हार के बावजूद पाकिस्तान इसे अपनी जीत मानता है। तो भला इस बार की शिकस्त का सच वो कैसे कबूल कर सकता है? इस बार हमने उसे जो चोट पहुंचाई है उसका दर्द तो काफी लंबे वक्त तक रहेगा, लेकिन उस दर्द का एहसास वहां की जनता को ना हो, इसलिए शहबाज और मुनीर ने प्लान बनाया है कि जनता को गुमराह करो, सेना की नाकामी को छिपाओ, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद कहो, हार को बड़ी जीत बनाओ और पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में फिर से भारत से ज्यादा खुशहाल बना दो। लेकिन जनता को गुमराह करने का प्लान अभी बाकी है। खबर है कि शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम मार्काए हक नाम से जश्न मनाने का ऐलान किया है। हम आपको शहबाज शरीफ का एक वीडियो भी दिखाते हैं, जो तैयार तो AI से किया गया है, लेकिन संदेश साफ है। कैसे शहबाज हार पर अपनी आवाम का दिल बहला रहे हैं, आप भी देखिए। वैसे पाकिस्तान का हाल अभी ऐसा है कि नशे की गोलियां वहां आम जनता ही ने नहीं खाई हैं, बल्कि पाकिस्तान के चैनल्स पर होने वाली डिबेट में भी आपको इस बात के सबूत मिल जाएंगे। पाकिस्तान के लोग इस वक्त एक अलग ही मुगालते में खोए हुए हैं। जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है। भारत ने आज कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश पर पाकिस्तान को आईना दिखाया। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को POK खाली करना होगा, द्विपक्षीय तरीके से ही सभी मामले हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हार के बाद जीत का ढोल बजाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने लश्कर के आउटफिट TRF से जुड़े 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनमें आतंकी शाहिद कुट्टे LET का टॉप कमांडर था। मारे गए इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है।
आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल आतंकी के बारे में जानकारी दी गई है। इनके बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। इन आतंकियों का पता बताने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना गोपनीय रखी जाएगी। पाकिस्तान ने माना है कि भारत के जवाबी हमले में उसके 11 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। इनमें 6 जवान आर्मी से जुड़े हैं, जबकि 5 वायु सेना से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कल भारतीय सेना ने जानकारी दी थी कि भारत के अटैक में 30 से 40 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए हैं। आज भारत ने पाकिस्तान को एक और चोट दी। दिल्ली पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात एक राजनयिक को भारत छोड़ने का ऑर्डर जारी हुआ। पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत इस राजनयिक को अवांछित घोषित किया गया और अगले 24 घंटे में उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। आज सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल का अंतिम दिन था। आखिरी दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई दूसरा पद नहीं लेंगे। उन्होंने नए सीजेआई बीआर गवई की प्रशंसा भी की। कहा कि वो एक उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे जो संस्थान की गरिमा, मौलिक अधिकारों और कानून के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। सीबीएसई ने आज 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद 10वीं की परीक्षा का भी परिणाम जारी कर दिया। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 95% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि करीब 93% छात्र पास हुए हैं। जबकि 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में करीब 92% लड़कियां पास हुई हैं और करीब 86% लड़के पास हुए हैं। महंगाई के मोर्चे पर देश की जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी रिटेल महंगाई दर घटकर अब 3.16% पर आ गई है। इससे पहले मार्च के महीने में भी रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई थी। तब ये दर 5 महीने के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई थी। फिक्र में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से एक अलग ही ट्रिप पर है। वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं और उसे क्या एंगल दे देते हैं, ये तो शायद ट्रंप के करीबी भी नहीं जानते हैं। और एक बार फिर ट्रंप ने ऐसा बयान दिया कि जिसकी पुष्टि अब तक भारत ने नहीं की है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच ट्रंप ने ऐसी बहकी बातें की हैं जिससे अब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की याद आने लगी है। ट्रंप होश में होते हुए भी मदहोशी में बयान दे रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी मीडिया में कुछ लोग ट्रंप को बाइडेन का नया वर्जन बताने लगे हैं। आखिर वो क्यों, ये भी देख लेते हैं। बाइडेन भूल जाते थे, जबकि ट्रंप बिना सोचे झूठ बोल रहे हैं। बाइडेन लड़खड़ा जाते थे, जबकि ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। बाइडेन सो जाते थे, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया, उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस को सर्कस बना दिया है। अब आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ट्रंप ने किस तरह बहकी बातें की हैं, वो भी आइए समझ लेते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए, तब ट्रंप ने कहा कि हाँ, वो जानते हैं भारत पाकिस्तान में 1000 साल से टेंशन चल रही है, जबकि सच ये है कि अलग होने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव है। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान तनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये द्विपक्षीय मामला है और इसमें भारत को किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता के कारण सीजफायर हुआ, जबकि सच्चाई है कि भारत ने ट्रंप के इस बयान की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही खुद भारत के डीजीएमओ को फोन कर संघर्ष विराम की गुहार लगाई थी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार में कटौती की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम पर राजी हुए। लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है कि ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया में ट्रंप को खूब ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिना सोचे समझे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज भारत के विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद विदेश मंत्रालय ने आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार ब्रीफिंग विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर सुलझाएंगे। पहले पाकिस्तान ने डीजीएमओ लेवल की बातचीत की पेशकश की। मामला सिर्फ पीओके पर कब्जे का है, इस पर ही बात होगी। पहले आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए, फिर ट्रंप के झूठ पर फिक्र की और फाइलें भी खोलेंगे। The specific date, time and wording of the understanding was worked out
between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission. It was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जैसे ही युद्ध बंद नहीं करने पर व्यापार रोकने की बात कही, भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध रोकने पर सहमत हो गए। जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने व्यापार रोकने वाली ट्रंप की कथित धमकी की पुष्टि नहीं की है और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर की वार्ता में व्यापार की कोई बातचीत हुई ही नहीं। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक रूप से क्या कहा है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. वैसे राष्ट्रपति ट्रंप जिस व्यापार को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उस फ्रंट पर भी अमेरिका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि चीन से उसका व्यापारिक टकराव चल रहा है। ऐसे में अगर भारत से उसका व्यापार बंद हो जाए तो अमेरिका में राशन की दुकानों के बाहर लाइन लग सकती है और पाकिस्तान से अमेरिका क्या ही खरीदेगा। जो देश खुद IMF के कर्ज से जी रहा है, उसके साथ अमेरिका का व्यापार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान भेजा, जबकि वहां से सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का सामान ही आयात किया। यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान भेजते हैं। हमने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनाया है, जबकि अमेरिका की लिस्ट में हम 10वें नंबर पर हैं। हालांकि आज भारत ने अमेरिका को एक व्यापारिक सबक भी सिखाया है। अमेरिका ने मार्च के महीने में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। आज भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कुछ सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे दिया, यानी जैसे को तैसा। भारत की तरफ से अमेरिका को टैरिफ की ये पहली किस्त है। ये बात दूर तक जाएगी। ट्रंप को मध्यस्थता करने का भी बड़ा शौक है। उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1000 वर्षों से है। हम ट्रंप की जानकारी के लिए उनको बता दें कि 1000 वर्षों से भारत और कश्मीर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पिछले 78 वर्षों से ही है। तो जब पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा 1000 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए बेकरार दिखाई दिए हों। 2019 में जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 विदा होने वाला था, ट्रंप ने तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, जो अब जेल में हैं, उनके सामने ये कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता की मांग की है, जिसे तब भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। वैसे भी जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कश्मीर पर बातचीत की बात है, तो पाकिस्तान से सिर्फ POK पर बात होनी है, और ये बात कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने साफ कर दी। हाँ, शहबाज शरीफ जरूर ये चाहते हैं कि अमेरिका मध्यस्थ बने, इसीलिए शहबाज शरीफ युद्ध रुकने पर अपने देश की जनता और आर्मी को कम, अमेरिका को ज्यादा थैंक यू कह रहे थे। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे।
जरा सोचिए, जिस दफ्तर में बैठकर ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे थे वो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। इस वक्त एक ऐसे राष्ट्रपति को ढो रहा है जो आए दिन झूठ पर झूठ बोलता है। लेकिन ट्रंप को ऐसे झूठ बोलने में ना तो झिझक होती है और ना ही बाद में उन्हें अफसोस होता है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बड़बोले ट्रंप ने बड़े बड़े झूठ बोले। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी इतिहास में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि सच्चाई है कि 2005 में जॉर्ज बुश को 92% वोट मिले थे। ट्रंप ने जनवरी में दावा किया था कि उनके राष्ट्रपति बनते ही हमास ने 6 बंधकों को छोड़ा और बाइडेन एक भी बंधक नहीं छोड़ा पाए थे, जबकि सच्चाई यह है कि 2023 में हमास ने एक साथ 105 बंधक रिहा किए थे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $500 बिलियन दिए, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ $124 बिलियन की मदद की है। वैसे ट्रंप के इस कैरेक्टर से अमेरिकी मीडिया और जनता भली भांति परिचित है, इसीलिए उन्हें नए शब्दों से नवाज कर ट्रोल किया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एंड नेवी कहा जाता है, लेकिन एक्सियोस में लिखे एक आर्टिकल में ट्रंप को फ्लिप फ्लॉपर इन चीफ बताया गया है, यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले एक बोल्ड पॉलिसी की घोषणा करता है और बहुत संभावना है कि वो उसे अगले दिन ही पलट दे। अमेरिकी मीडिया में तो यहां तक कहा जाता है कि वो अपनी बात से पलट जाएं, वो ट्रंप हैं, जो बार बार झूठ बोलें वो ट्रंप हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 बार झूठ बोला। इस बार वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी शायद तोड़ दें, और वो भी बहुत जल्द। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। फिक्र में अब बात ट्रंप को मिलने वाले एक ऐसे तोहफे की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये 3,400 करोड़ रुपए का एक विमान है जो उन्हें कतर से तोहफे में मिल रहा है। आज ये समझेंगे कि क्या अमेरिका का संविधान ट्रंप को इतना महंगा गिफ्ट लेने की इजाजत देता है। उससे पहले फिक्र की 2 वीडियो फाइल देखिए। ट्रंप पहली बार कतर के इस विमान में फरवरी 2025 में सवार हुए थे। तब से प्लेन फ्लोरिडा में पाम बीच एयरपोर्ट पर खड़ा था। यह कतर का लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट है, जिसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है। इस विमान में दुनिया भर की तमाम ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। ट्रंप को मिल रहे इस तोहफे पर विवाद हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रंप अभी कतर के दौरे पर हैं और जब उनका एयरफोर्स 1 विमान सऊदी अरब के ऊपर से गुजर रहा था, तब सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने दोस्ती के नाम पर उनके एयरफोर्स 1 को एस्कॉर्ट किया। ट्रंप कतर पहुंच चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनका स्वागत किया। ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी नजर आ रहे हैं और ट्रंप के इसी कतर दौरे पर उनको मिलने वाला गिफ्ट का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। ये गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा विदेशी उपहार होगा। इस पर हमारे पास विवाद वाली फाइल भी तैयार है, लेकिन पहले आपको इस विमान की खूबसूरती दिखाते हैं। बोइंग 7478 अंदर से महल की तरह दिखता है। ये विमान लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए मशहूर है। इसे लग्जरी स्वीट में बदला जा सकता है। इसमें 40 से 100 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया है। इसमें सबसे आरामदायक लग्जरी लाउंज है। लाउंज और डाइनिंग एरिया में बड़ी डाइनिंग टेबल है। इसमें 100 लोगों के लिए खाना बनाने की क्षमता है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लू रे प्लेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम भी मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। ट्रंप कतर के इस विमान को हासिल करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और वो इस विमान को एयरफोर्स 1 के विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी देख लीजिए। बिना रिफ्यूलिंग के इसकी रेंज 12,600 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। इसमें 4 टर्बो फैन इंजन है। इसके साथ ही रडार रोकने वाली तकनीक भी है। इसकी बुलेट प्रूफ खिड़कियां और बख्तरबंद स्ट्रक्चर इसे बहुत सुरक्षित विमान साबित करता है। यही वजह है कि ट्रंप इस विमान को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं और कतर जाने से पहले उनसे कुछ सवाल किए गए हैं। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति इतना महंगा तोहफा ले सकता है? इस पर ट्रंप ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा, फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना लूं? अगर मना कर दूं तो मूर्ख साबित हो जाऊंगा। हमारा एयरफोर्स 1 4 वर्ष पुराना हो गया है। पहले आप इस रील में ट्रंप के 3,400 करोड़ के विमान पर होती पॉलिटिक्स देखिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका का संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो एयरफोर्स 1 जिसका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं वो 40 साल पुराना हो चुका है। लेकिन अमेरिका में विरोध के बावजूद ट्रंप कतर से मिलने वाले इस गिफ्ट को लेकर लालायित हैं।
ट्रंप ने कतर सरकार से गिफ्ट मिलने की खबर को अच्छा कदम बताया है। हालांकि कतर की तरफ से इस गिफ्ट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप अगर इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं तो अमेरिका के संविधान का उल्लंघन होगा। इसे आइए समझते हैं। अमेरिका में लाभ के पद पर बैठा कोई व्यक्ति कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी भी राजा, राजकुमार या विदेश से कोई उपहार या पद नहीं ले सकता। यानी अगर ट्रंप को कतर से गिफ्ट लेना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही होगी। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विदेशों से उपहार लेने की पुरानी परंपरा रही है। जिस टेबल पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप धड़ाधड़ एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, वो भी टेबल अमेरिका को 1880 में क्वीन विक्टोरिया ने तोहफे में दी थी। इस टेबल को तब द रेजोल्यूट डेस्क नाम दिया गया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कपड़े, एंटीक और यहां तक कि जानवर भी तोहफे में दिए गए हैं। 1839 में राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरन को जब मोरक्को और ओमान के सुल्तानों से शेर, मोती और घोड़े मिले तो उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कांग्रेस से मार्गदर्शन मांगा। आखिरकार शेर चिड़ियाघर चले गए, मोती स्मिथसोनियन म्यूजियम में है, लेकिन ट्रंप का रवैया बिल्कुल उलट है। वो मुफ्त में ये उपहार लेने के लिए बेताब हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये विमान रक्षा विभाग को दिया जाए तो ये नियम उन पर लागू नहीं होगा और अमेरिका 3,400 करोड़ रुपए का ये विमान तब रख सकेगा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकेंगे।